ये वक्त है 1940 का, जब कारों और गोरों में बहुत फ़र्क किया जाता था। इस वक्त कारों को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था। ना वो अपना बिजनेस कर सकते थे, ना कोई दूसरा काम कर सकते थे। उस टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपना एक घर खरीदना था। और ऐसे ही एक फैमिली का लड़का था जिसका नाम था बर्नार्ड। वो बैंक के सामने लोगों के जूते पॉलिश किया करता है, इसलिए नहीं कि उसको पैसे चाहिए थे, बल्कि इस वजह से कि वो एक बैंकर बनना चाहता है, अपना एक बिज़नेस खड़ा करना चाहता है, अपने ख्वाब पूरा करना चाहता है कि उसके पास भी अपना एक ज़ाती मकान हो। लेकिन काला होने की वजह से वो ज़्यादा नॉलेज हासिल नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ रहकर जितना नॉलेज हासिल कर सका उसने किया। वो बैंक से निकलने वाले लोगों के जूते बहुत आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश किया करता था, ताकि ज़्यादा देर तक लोग उसके पास रहें। उनके जाने के बाद वो सारी उनकी जब बातें डायरी में नोट कर लिया करता था। वो उनके जूते इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश किया करता था ताकि वो सारी बातें अपनी डायरी में नोट कर सके। वो तो इस हद तक आगे पहुंच चुका था कि वो था बैंक मैनेजर की भी बातें सुना करता था। और एक दिन वो पकड़ा गया और वो उसके डैड को पता लगा। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो, ऐसे ख्वाबों को पूरा करना आसान काम नहीं है। लेकिन वो जानता था कि उसने अपने ख्वाब किस तरीके से पूरे करने हैं। अब हम 15 साल बाद बर्नार्ड को देखते हैं। अब उसकी एक वाइफ और एक बेटा भी है, जिनको लेकर बर्नार्ड लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गया है, क्योंकि वहाँ पर कालों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। जहाँ आते ही इन्होंने अपने रिलेटिव्स के घर स्टे किया और वो अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि जल्द ही अपना एक घर लेगा। वो बाहर निकलता है और लॉस एंजलिस में विज़िट करता है सहारा के ऐसे घर ढूंढने के लिए जिनको वो ख़रीद सके, लेकिन उसको ऐसे घर मिलते ही नहीं हैं। वहाँ पर वो ये सारा ऑब्ज़र्व करता है कि ब्लैक कम्युनिटी में घरों की बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि एक घर में भी दो दो फैमिलीज रह रही थी, जबकि वाइट कम्युनिटीज़ में बहुत सारा घर ऐसे ही पड़े थे। ऐसे ही चलते हुए उसे एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया आता है कि वो वाइट कम्युनिटी से घर खरीद कर ब्लैक कम्युनिटी में सेल कर दे, ऐसे उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ऐसे ही चलते हुए वो उसको एक बिल्डिंग मिल पाती है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी और वहाँ पर बहुत सारे गोरे रहा नहीं करते थे। क्यों आपकी प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी है, अब उसे बेच क्यों नहीं देते, मैं उसे एक अच्छे दामों में ख़रीद लूँगा। उसे डील करता है कि मैं आपकी बिल्डिंग ख़रीद कर आगे बेचना चाहता हूँ 35,000 में, कि 30,000 अभी मैं आपको दूंगा और 5,000 तब जब वो सारे अपार्टमेंट्स किराए पे चढ़ जाएंगे। ऐसे चलते हुए उसकी नज़र एक कैलेंडर पर पड़ती है जो उसको एक बैंक मैनेजर ने दिया था। इसी को चलते हुए वो इस आदमी को गुड बाय करता है और बैंक मैनेजर के पास चला जाता है। मैनेजर के पास जाता है, लेकिन मैनेजर की फैक्ट्री जो काले लोगों को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उसकी मीटिंग फिक्स नहीं करती और उसे खाली हाथ ही वापस रिजर्व में खड़ा होना पड़ता है कई घंटों, जब तक वो बैंकर बाहर नहीं आ जाए। मैं आपके एक बहुत ही पोटेंशियल कस्टमर को जानता हूँ जो आपके बैंक मैनेजर के बाहर आते ही वो उसे कहता है कि मैं आपके बहुत ही पोटेंशियल मैनेजर को बैंक मैनेजर के बाहर आते ही वो कहता है कि मैं आपके बहुत ही पोटेंशियल कस्टमर को जानता हूं और अगर आप मुझे लोन दे दें तो मैं आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे सकता हूं। लेकिन बैंक मैनेजर बिना सोचे समझे उसको इनकार कर देता है। रात होने पर उसी बिजनेसमैन की कॉल आई थी जिसने उसका नाम लेकर बैंक से लोन लेने की कोशिश की थी, जिस पर वो पूछता है कि उसने किया तो बुरा काम ही था, लेकिन वो बर्नार्ड को अप्रिशिएट कर रहे थे कि तुमने बहुत एक अच्छा काम किया है और मैं तुम्हारी बहुत मेहनत से बहुत खुश हुआ हूँ। वो बर्नार्ड से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लोन का गारंटर बनने को तैयार हूँ। बर्नार्ड की खुशी का ठिकाना ही ना था, क्योंकि उसे ज़िंदगी में पहली बार लोन मिला था जिसे वो रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और वो बिल्डिंग खरीद लेता है। यहाँ पर जब वो अपने एक दोस्त के साथ बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहा था, तभी एक वाइट लेडी आती है, उस पर बहुत गुस्सा वगैरह करती है, जिस पर वाइट लेडी उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। वो कहती ध्यान से करना, कोई चीज़ ख़राब ना कर देना। जिस पर बर्नार्ड जवाब देता है कि ये बिल्डिंग मेरी है और मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। उसकी बातें सुनने के बाद वो चली जाती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले उसके पास आते हैं, उसे कहते हैं कि हमें वाइट लेडी ने बुलाया है और आप कुछ ऐसा जानते हैं ये वाइट लोगों की कम्युनिटी है और आप क्लेम कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग आपकी है। जिस पर बर्नार्ड उन्हें बिल्डिंग के कागजात दिखाता है, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाते हैं और आराम से चले जाते हैं।
कुछ दिन बाद जब वो एक लैंप लेकर अपार्टमेंट में एंटर हो रहा था तो ओल्ड लेडी पूछती है कि अब ये कौन सा टाइम है रेनोवेशन का, जिस पर वो कहता है कि ये कोई रेनोवेशन का टाइम नहीं बल्कि अब मैं इस बिल्डिंग का ओनर हूँ। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी बिल्डिंग छोड़कर जा चुकी है क्योंकि वो ब्लैक लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। अब जाते ही उसका अपार्टमेंट एक ब्लैक लेडी को दे दिया जाता है। जैसा कि बर्नार्ड जानता था कि इस बिल्डिंग लॉस एंजलिस में ब्लैक लोगों को प्रॉपर्टी की बहुत ज़रूरत है और देखते ही देखते उसके सारे अपार्टमेंट चढ़ जाते हैं, जिसके वजह से उसे अपना वादा पूरा करना पड़ता है और वो बिल्डिंग के ओनर को उसका $5,000 भी दे देता है, जिसको देखकर बिल्डिंग का ओनर बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ बिजनेस करने पर रजामंद कर लेता है। बर्नार्ड भी इसकी रिक्वेस्ट कुछ एक्सेप्ट करता है, जिस पर वो एक और बिल्डिंग को ख़रीदते हैं और इसे भी रेनोवेट कर रेंट आउट कर देते हैं। अब इनका बिजनेस चलने शुरू हो गया था और जितना भी इनको प्रॉफिट आया करता था उसे ये आधा पार्ट लिया करते थे। और ऐसे ही उसके बिजनेस के चलते चलते उसने कुछ ही अरसे में अपना एक घर भी ख़रीद लिया, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो चुका था और ये घर बहुत ही आलीशान था। अभी सब कुछ सही ही चल रहा था कि हमें एक रिपोर्ट मिलती है कि उसका बिजनेस पार्टनर मर चुका है और बर्नार्ड की कंपनी में जितने भी उसके शेयर थे सारे उसकी वाइफ के पास चले जाते हैं। बर्नार्ड की वाइफ भी काले लोगों को इतना पसंद नहीं किया करती थी और वो उसे कहती है कि तुम अपने सारे शेयर मुझे अपने बहुत ही कम दामों में बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हें 100 कर दूँगी। बर्नार्ड भी बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि ब्लैक लोगों को बहुत बुरा माना जाता है और वो ये समझ गया कि जज भी उसका साथ देगा, लेकिन वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो शेयर बेचने से मना कर देता है। अब बर्नार्ड को किसी एक ऐसे बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत थी जो बर्नार्ड और उसके दरमियान हुई भी बातचीत को जानता हो। फिर उसे बैंक मैनेजर का ख्याल आता है, लेकिन वो जब वो बैंक के पास जाता है तो उसे पता लगता है कि बर्नार्ड की वाइफ पहले से उस बैंक मैनेजर से मिल चुकी हैं। अब जब उसने देख लिया था कि बिजनेसमैन की विधवा पहले ही बैंक के मैनेजर से मिल चुकी है तो वो इधर उधर देखने शुरू हो गया। इस बैंक में चारों तरफ बैंक थे और वो हर एक बैंक से कभी न कभी जलील हुआ था। खड़े खड़े ही बर्नार्ड के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस सारी बिल्डिंग ही ख़रीद लूँ, फिर ये सारे बैंक के मैनेजर वगैरह मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। फिर भी मसला यही हुआ कि उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। अब वो लॉस एंजलिस के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट मैनेजर से मिलता है। वो उसे अपना बिजनेस प्रपोजल देता है और उसे कहता है कि हम वो बैंक वाली बिल्डिंग खरीदेंगे, जिसे सुनकर जॉय की हंसी निकल गई थी। उसे लग रहा था कि बर्नार्ड का दिमाग ख़राब है और वो समझ रहा था कि बर्नार्ड पागल है क्योंकि वहाँ की कीमत बहुत ज़्यादा हाई थी। साथ ही साथ लॉस एंजलिस में किसी ने इतनी कीमती ज़मीन नहीं खरीदी थी, जिस पर वो जवाब देता है और उसे समझाता है कि वो कितने में लैंड खरीदेंगे और कितने का उनको प्रॉफिट होगा। ये सारी बातें सुनकर जॉय जान चुका था कि बर्नार्ड एक ज़हीन इंसान है और वो एक जज्बाती इंसान नहीं जैसे वो पहले समझ रहा था। ऐसे में हमें बहुत सारी फ़ायदे होंगे क्योंकि वहाँ के सारे बैंक हमारे नीचे काम करा करेंगे और उन्हें हमें हमारे सारे काम फुलफिल करना पड़ेंगे और ऐसे करके हमें बहुत ही आसान किस्तों पे लोन मिल जाया करेंगे। इस पर जॉय बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया बर्नार्ड से और उसे कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं आज तक काले लोगों के लिए काम करता आया हूँ, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कभी आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया। तुम एक बहुत ही ज़हीन इंसान हो और अब से मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। अभी भी इनको एक मसला फेस करना पड़ रहा था कि इन्हें अगर अपना मैसेज वाइट कम्युनिटी तक पहुंचाना है तो इन्हें किसी वाइट गोरे की ज़रूरत होगी। तो इस बर्नार्ड कहता है कि इसकी भी टेंशन ना लो, मेरे पास एक है। बर्नार्ड के नीचे एक लड़का काम किया करता था जिसका नाम था मैस्क और वो एक गोरा था। बर्नार्ड और जॉय उसे बिजनेस सारा समझाते हैं कि तुमने क्या करना है और वो बहुत जल्दी ही रजामंद हो जाता है। अब बर्नार्ड और जॉय उसे हाई क्लास लोगों में उठना बैठना सिखाते हैं, उसे गोल्फ खेलना सिखाते हैं ताकि वो भी एक बड़े लोगों की तरह दिख सके और साथ ही रियल एस्टेट का बिजनेस मॉडल भी समझा देते हैं। जैसे कि मैस्क एक बहुत अच्छा इंसान था और बहुत होनर भी, उसने बहुत जल्दी ही रियल एस्टेट भी सीख लिया था और साथ में वो गोल्फ भी बहुत अच्छा खेल पा रहा था। इसी गोल्फ क्लब के
अब ऐसे ही गोल्फ खेलते खेलते मैक्स मिलता है बैंक के ओनर से, और इनकी मीटिंग भी जॉय ने ही अरेंज की थी। मैक्स उसे काफ़ी ज़्यादा बातें में फंसा लेता है और उसे बिल्डिंग बेचने पर रजामंद कर देता है। अब उसे रजामंद तो कर लिया था बैंक के मैनेजर को, लेकिन आगे उसे डील करनी थी जिस पर वो बहुत परेशान होता है। लेकिन बर्नार्ड उसे समझाता है कि तुम टेंशन ना लो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। रात को बर्नार्ड इस बिल्डिंग के बंद हुए ऑफिस को गिनता है और कैलकुलेट करता है कि इस बिल्डिंग में अभी कितने लोगों की गुंजाइश बाकी है। अब वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद मैथ्स को वो सारी कैलकुलेशन याद करवा देता है और कहता है कि तुमने ये सारी कैलकुलेशन याद रखती हैं, साथ ही साथ वो इन्हें कैलकुलेट करने का तरीका भी बता देता है। जब अगले दिन उस मैथ्स की बिल्डिंग के मैनेजर के साथ मीटिंग होती है तो वो मैथ्स की बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बिजनेसमैन का अकाउंटेंट जो उसे फिगर दे रहा था, मैथ्स उनसे हमेशा 2 हाथ आगे था। पर बिल्डिंग का ओनर बहुत खुश होता है और उसे मीटिंग के लिए रजामंद कर लेता है। ऐसे ही मीटिंग के चलते बर्नार्ड और जॉय दोनों इस बिल्डिंग को ख़रीद लेते हैं और बर्नार्ड की इज़्ज़त इस बैंक में बहुत बढ़ जाती है। और एक छोटे से बैंक का मैनेजर जो उसे पहले जलील कर दिया करता था, अब वो देखता है कि बाकी सारे बैंकर भी अपने कैबिनेट से बाहर निकल कर उससे हैंडशेक करते हैं, उसे मिलते हैं, और अब उसकी इज़्ज़त बैंक में काफ़ी सारी हो गई थी। और इसी के हिसाब से चलते हुए उनका रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी एफर्ट की वजह से लॉस एंजलिस में ब्लैक लोगों की डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम हो जाती है। अब ब्लैक लोगों को बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो गई थी और उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़ गई थी। अब बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स बन गई थी जिसमें ब्लैक और वाइट लोग एक साथ रहा करते थे। अब ब्लैक लोग वाइट लोगों के साथ काम करना भी पसंद करा करते थे। अब बर्नार्ड और जॉय इतनी तरक्की कर लेते हैं कि बिजनेस इसके शहर का प्रेसिडेंट भी इनके पास आकर इनसे अपनी तस्वीर खिंचवाता है। अब इतनी सारी तरक्की करने के बाद बर्नार्ड वापस अपने शहर टेक्सास जाता है, जहाँ पर उसके वालिद उस पर फ़ख्र करते हैं और यहीं पर वो अपने बेटे को अपना शहर भी घुमाता है, उसे बताता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर बर्नार्ड देखता है कि वो एक बैंक के बाहर एक बच्चा बूट पॉलिश कर रहा है और वो ब्लैक लोगों के बूट नहीं पॉलिश कर रहा बल्कि वाइट लोगों के बूट पॉलिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक लोगों की ज़्यादा इज़्ज़त है, वाइट लोगों की ज़्यादा इज़्ज़त है। यहाँ पर वो ब्लैक लोगों की डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज़्यादा महसूस करता है और उसने एक इरादा कर लिया है कि आज से वो ब्लैक लोगों की डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर काम करेगा और ब्लैक लोगों को उनके हकूक़ दिला कर रहेगा। अब बिजनेस पार्टनर जो के पास जाता है और उसे टेक्सास की बिल्डिंग ख़रीदने का मशवरा देता है। फिर जब जॉय उसे दलील देता है कि हमें इस बिल्डिंग ख़रीदने के बाद कितने फ़ायदे होंगे, तो जॉय बहुत जल्दी मान जाता है इस बिल्डिंग को ख़रीदने के। हमेशा की तरह इन्हें वाइट लोगों की ही ज़रूरत होती है डील को पूरा करने के लिए, और वो इस काम के लिए भी मैक्स को ही चुनते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग के 2 ओनर हैं, एक सीनियर एक जूनियर। सीनियर को इस बिल्डिंग को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन जूनियर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो अपने से बड़ी अथॉरिटीज़ को देख कर चुप कर जाता है। बैंक की बिल्डिंग ख़रीदने के बाद ये लोग वहाँ का बैंक भी ख़रीद लेते हैं और बहुत ही आसान एक साथ पर काले लोगों को किराया देने शुरू कर देते हैं, ताकि वो यहाँ पर अपना बिजनेस कर सकें, अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद सकें और वाइट लोगों की तरह ही कामयाब हो सकें। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब तक जूनियर अपने बैंक के लोन की डिटेल नहीं देखना शुरू करता। बैंक की डिटेल वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि सारे के सारे बैंक के लोन खाली गोरों को दिए जा रहे थे, जिसमें वो अपनी जब बैंक की डिटेल देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है कि सारे के सारे लोन ब्लैक को दिए जा रहे थे। जब वो ऐसे पूछताछ करता है तो वो पूछाते मैथ्स के ज़रिए से जॉय और बर्नार्ड की तरफ चला जाता है। इसके बाद वो जॉय और बर्नार्ड को धमकी देता है कि जो लोग तुमने पास किए हैं वो सब के सब बाइच हैं और तुम्हें इसकी वजह से जेल भी जाना पड़ सकता है। फ़ायदे के लिए है। वो साथ ही साथ इन्हें धमकी दिए गया था कि अगले महीने फेडरल डिपार्टमेंट वाले आएंगे और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी निकली तो तुम्हें साथ ही साथ बैंक से जेल भी जाना पड़ जाएगा। ये तीनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी को देखते हुए मैच इन्हें एक आइडिया देता है कि इन्हें एक और बैंक ख़रीद लेना चाहिए।
उस बैंक को मैं चलाऊंगा और ये सारे लोन हम वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आइडिया कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन इन्हें हालात के चलते हुए इस बैंक को यही आइडिया को फुलफिल करना पड़ा। मैच अब अपना बैंक चलाना शुरू कर देता है और उसका लॉयर बहुत से डॉक्यूमेंट्स पे बगैर सोचे समझे साइन कर देता है। मैच अपना बैंक फेडरल और जॉय की मदद से चला रहा था, लेकिन मसला तब खड़ा होता है जब बैंक से पता लगता है कि बैंक इंस्पेक्शन वाले उसके बैंक में भी आ रहे हैं। ये सारी गेम खेली थी असल में जूनियर ने। यहाँ पर बर्नार्ड बहुत से क्या कहते हैं, यहाँ पर बर्नार्ड एक सर्वेंट बनकर बैंक में चला जाता है और इंस्पेक्शन टीम के बारे में बात सुनता है, जहाँ पर उसे सुनने में आता है कि उसके लॉयर ने बहुत से चेक पास किए हुए थे जिनके बनने का कोई तुक ही नहीं बनता। जहाँ पर हमें आगे पता लगता है कि ये लॉयर भी यहीं पे चलते हुए इनका लाइसेंस जब्त हो जाता है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स को देखता है तो बर्नार्ड उससे कहता है कि तुमसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कैसे होगी, तुम्हारा लॉयर क्या पागल था। जिस पर वो बताता है कि ये बैंकर का लॉयर भी इसके जूनियर ने ही ढूंढ कर दिया था। जिस पर इन्हें पता लगता है कि शुरू से लेकर एंड तक मैथ की इनकी गेम खेल रहा था और उसने मैथ को यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए। सिर्फ इसलिए इसने ये सब कुछ किया क्योंकि वो बर्नार्ड और जॉय को मज़ा सिखाना चाहता था, क्योंकि वो अपना बैंक नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए वो बर्नार्ड की बात ना मानते हुए एक चाल चलता है। वो अपने साथी बर्नार्ड और जॉय के खिलाफ, जिसकी बर्नार्ड को खबर भी हो जाती है। जब उसे एक चाल का पता लगता है तो बर्नार्ड और जॉय दोनों बैंक की तरफ जाते हैं और मैथ से उसके कागजात मांगते हैं। जब जैसे वो कागजात मांग ही रहे होते हैं कि पीछे से FBI वाले आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि बर्नार्ड और जॉय दोनों अपने कुछ दिन की बेल पर बाहर आ चुके हैं और अपने लॉयर से मिल रहे हैं। जब वो अपने लॉयर से मिलते हैं तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर सिर्फ गोरों की चलती है और जज भी तुम्हारे इफ्तिताह मुस्तरद कर देगा। यहाँ पर मैथ को भी बहुत परेशानी हो रही होती है क्योंकि वो भी जेल नहीं जाना चाहता और वो जज से मिलता है। मैथ बहुत डरा होता है और वो जज से मिलता है, जिस पर जज इसको ये कहने पर रजामंद कर लेते हैं कि तुम अपने साथियों के खिलाफ बयान दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, जिस पर मैथ मान जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बर्नार्ड भी जज से मिलने आया, जहाँ पर जज उसे दो तरह के ऑप्शन देता है, या तो अपने सारे पैसे मैथ को दे और मज़े से ज़िंदगी गुजारे, या तो बर्नार्ड को अपनी मर्ज़ी का बयान दे अदालत में। उदास बर्नार्ड दूसरी ऑफर एक्सेप्ट करता है और दूसरे दिन अदालत में अपनी मर्ज़ी का बयान देता है। यहाँ पर वो अपने लोगों के बारे में बात करता है कि कैसे काले लोग बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इन्हें अपना एक साथी से ज़िंदगी गुजारने के लिए भी कितनी स्ट्रगल करना पड़ती है। जब वो अपना सारा बयान दे देता है तो जज उसे जेल में भेज देते हैं। इनका बैंक दोबारा से जूनियर को मिल गया, वो भी कोड़ियों के भाव। मैच क्योंकि वाइट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था इसलिए उसको पकड़ा नहीं गया और वो बहुत आसानी से बाहर घूम रहा था। अब कहानी बहुत सालों आगे चली गई और ये वो दिन था जब बर्नार्ड और जॉय को दोनों को जेल से बाहर निकलना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि बर्नार्ड और जॉय बहुत खुश है जब वो अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि इन्हें लाइफ में कुछ खोया ही ना हो, हालांकि इन्होंने अपना सब कुछ गवा बैठे थे। और हम देखते हैं कि बर्नार्ड की वाइफ उसको लेने के लिए आई है। यहाँ पर इन्हें आगे पता लगता है कि इनकी बीवी, यहाँ पर मैं इन्हें यहाँ पर बर्नार्ड इसे बताता है कि एक रात पहले जेल जाने से एक रात पहले मैच की कॉल आई थी और वो अपनी केस पर शर्मिंदा है कि उसने इनके खिलाफ बयान दिया है, जिस पर मैच उसे फेवर मांगता है और कहता है कि इनकी सारी प्रॉपर्टी कोड़ियों के पाँव बेच दो, उसे एक और जगह इन्वेस्ट कर दो, जिस पर वो मान